तो इस वीडियो लेक्चर में हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और पार्ट 3 जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो फंडामेंटल राइट्स को कवर करता है। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और फंडामेंटल राइट्स का खाली आर्टिकल्स का जानकारी होना काफ़ी नहीं है। कई बार इन डेप्थ नॉलेज पूछी जाती है, एक्सेप्शन पूछे जाते हैं, स्पेशल केसेस पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको इनकी इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन दूंगा और इस वीडियो के बाद आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में कोई भी चीज़ कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो अब हम आगे मूव ऑन करते हैं। देखिए, फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल राइट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये प्रोटेक्टेड हैं और गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन है। कोई भी गवर्नमेंट हमसे हमारी फंडामेंटल राइट्स को नहीं छीन सकती है। और फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में कवर किए गए हैं, जो कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक इसमें आते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा पार्ट है और कहाँ से कहाँ तक। फंडामेंटल राइट्स का इंस्पिरेशन हमने जो लिया है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से इंस्पायर होकर हमने इन्हें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया है। और पार्ट 3 को यानी फंडामेंटल राइट्स को इंडिया का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत कम्प्रहेंसिव और लॉन्ग लिस्ट ऑफ जस्टिसेबल फंडामेंटल राइट्स कैरी करता है ये, इसलिए इसको मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा किस पार्ट को कॉन्स्टिट्यूशन के मैग्ना कार्टा कहते हैं। अब हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली 7 फंडामेंटल राइट्स थे, बट अब उनको रिवाइज करके 6 फंडामेंटल राइट्स यहाँ पर बना दिया गया है, जो इस प्रकार है। पहला फंडामेंटल राइट्स है राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक आता है। दूसरा है राइट टू फ्रीडम यानी आज़ादी का अधिकार, आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। और तीसरा जो हमारे यहाँ पे फंडामेंटल राइट है वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 एंड 24। एंड नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से लेकर 28। और यहाँ पे जो हमारा 5th राइट है वो है राइट कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स यानी कल्चर और एजुकेशन से संबंधित राइट्स यहाँ पे आर्टिकल 29 एंड 30 में आते हैं। और 6 जो राइट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, आर्टिकल 32। अभी जो 7वां राइट था वो था राइट टू प्रॉपर्टी, उसे डिलीट कर दिया था हमारे फंडामेंटल राइट से 44th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, जो कि 1978 में हुआ था। और इसे रिमूव करके एक लीगल राइट बना दिया था आर्टिकल 300A में, जो कि पार्ट 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपको पता होनी चाहिए कि कौन से फंडामेंटल राइट को रिमूव किया गया था, किस अमेंडमेंट एक्ट से, और अब वो कहाँ पर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो यहाँ पे हम आगे फर्दर मूव ऑन करते हैं। अब एक एक करके हर फंडामेंटल राइट को यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो पहला है राइट टू इक्वलिटी यानी कि समानता का अधिकार। इसमें 14 से लेकर 18 तक आर्टिकल आते हैं। तो आर्टिकल 14 देखते हैं, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ यानी कि लॉ सबके लिए बराबर होंगे और लॉ सबको इक्वली ट्रीट करेगा, यानी किसी के लिए लॉ की नज़र में यानी कानून की नज़र में हर कोई बराबर होगा, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, वहाँ पर डिफ्रेंशिएशन किया जा सकता है, जैसे कि प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास क्या पावर है कि अगर वो अपने टर्म में हैं यानी अभी अगर वो अपने पोस्ट पर हैं तो उन पर कोई भी क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग नहीं की जा सकती है, यानी उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चल सकता है। और साथ ही उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है जब तक वो अपने ऑफिस को होल्ड कर रहे हैं, यानी जब तक वो अपने पोस्ट पे हैं तब तक उन्हें अरेस्ट भी नहीं किया जा सकता। और अगला एक्सेप्शन है एमपी इन पार्लियामेंट। अगर कोई सांसद यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में कुछ भी स्टेटमेंट देता है, कैसे भी स्टेटमेंट देता है, तो उसके लिए उस पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है जो भी उसने पार्लियामेंट में बोला है। और आर्टिकल 31C भी एक एक्सेप्शन है कि अगर डीपीएसपी जो हमारे हैं, डीपीएसपी जो आर्टिकल 39B एंड C है, अगर इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट किसी के फंडामेंटल राइट
यानी आर्टिकल 14, 19 और 31 को अगर हैम्पर करती है तो वहाँ पर वो भी वैलिड माना जाएगा। आगे बात करते हैं आर्टिकल 15 के बारे में। आर्टिकल 15 बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस, बर्थ और रेस। यानी कि हमारी जो स्टेट है यानी जो गवर्नमेंट है वो किसी भी इंसान में उसके रिलीजन, उसके कास्ट, उसके जेंडर, उसके प्लेस ऑफ बर्थ और उसकी रेस यानी उसकी लाइक उसके कलर या उसका जाति से उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकती है। ठीक है, किसी में भी भेदभाव नहीं करेगी इन चीज़ों को लेकर। पर इसके एक्सेप्शंस हैं। गवर्नमेंट SC, ST, OBC, EWS को यहाँ पर डिस्क्रिमिनेट कर सकती है, लेकिन वो एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, यानी इनके लिए स्पेशल प्रोविजंस हैं, इनको थोड़ा बेनिफिट है लाइक रिजर्वेशन और कई चीज़ें। तो ये यहाँ पे एक तरीके का एक्सेप्शन है, लेकिन ये एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है जो कि उनके एडवांसमेंट के लिए किया गया है। और आर्टिकल 16 यहाँ पर बोलता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि सभी को नौकरी के बराबर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बराबर मौका मिलेगा, गवर्नमेंट या गवर्नमेंट जॉब में सबको अप्लाई करने का मौका मिलेगा। लेकिन यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, वही SC, ST, OBC, EWS, इनको स्पेशल यहाँ पे प्रोविज़न दिए गए हैं जिसे हम रिजर्वेशन कहते हैं, इनके लिए स्पेशल कोटा है। तो ये यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। आर्टिकल 17 यहाँ पे अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिशन ऑफ इट्स प्रैक्टिस, यानी अनटचेबिलिटी को यहाँ पे ये अबॉलिश करता है और इसके प्रैक्टिस को बिल्कुल प्रोहिबिट करता है और इसका कोई एक्सेप्शंस नहीं है, ये किसी भी फॉर्म में एक्सेप्टेड नहीं है। अनटचेबिलिटी यानी जो छुआछूत होता था, यानी वो ऊंच नीच जाति मानते थे, वो चीज़ को यहाँ पे कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया गया है, उसे किसी भी तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 18 ये है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक। जो टाइटल्स हुआ करते थे पहले लोग लगाते थे आपके अपने नाम के आगे, जैसे राजपूत या ऐसा कुछ करके, लाइक महाराजा या ऐसा ऐसा करके नाम अपने टाइटल लगाते थे अपने नाम के आगे, उन्हें अबॉलिश कर दिया गया। लेकिन सिर्फ मिलिट्री वाले टाइटल और एकेडमिक टाइटल, यानी कि मिलिट्री जैसे मेजर, जनरल, ब्रिगेडियर, ये टाइटल आप यूज़ कर सकते हो अपने नेम के आगे। और एकेडमिक लाइक डॉक्टर, अगर आपने डॉक्टरेट करी है या आपने जो भी मतलब जो आपने जिस चीज़ की एजुकेशन ली है आप उससे रिलेटेड, जैसे इंजीनियर लगाते हैं ER अपना, तो वो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं एकेडमिक और मिलिट्री वाला। आर्टिकल 18 टाइटल्स को अबॉलिश करता है, सिर्फ मिलिट्री और एकेडमिक को छोड़कर सारे टाइटल यहाँ पे अबॉलिश कर दिए गए हैं। अगला आर्टिकल के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल अगला जो यहाँ पे फंडामेंटल राइट है वो राइट टू फ्रीडम है, यानी आज़ादी का अधिकार। इसमें पहला आर्टिकल है आर्टिकल 19। इसमें आपको 6 राइट्स मिलते हैं फ्रीडम से रिलेटेड, आज़ादी से रिलेटेड। किस किस चीज़ की आज़ादी मिलती है आपको इस आर्टिकल के अंदर? पहला है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी बोलने का और एक्सप्रेस करने का आपको यहाँ पे आज़ादी मिलता है। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ आते हैं? फ्रीडम ऑफ प्रेस, यानी जो प्रेस भी आती है वो इसी के अंदर इंक्लूड होती है। फ्रीडम ऑफ साइलेंस भी इसी वाले आर्टिकल के अंदर आती है, इसी वाले सब क्लॉज के अंदर आती है। और राइट टू पिकेटिंग, यानी कि आपको धरना देने का अधिकार है, बट नॉट राइट टू स्ट्राइक। तो ये ध्यान रखिएगा, राइट टू स्ट्राइक एक फंडामेंटल राइट नहीं है। पिकेटिंग आप कर सकते हो, यानी धरना दे सकते हो अगर आपको कोई चीज़ गलत लगती है, बट आपको स्ट्राइक का यहाँ पे अधिकार नहीं है, स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगला जो है फ्रीडम ऑफ असेंबली आपको मिलती है, यानी आप इकट्ठा हो सकते हो, आपको एकत्रित होने का अधिकार मिलता है। लेकिन उसका भी कुछ रूल है कि आपका जो इकट्ठा होना है वो पीसफुल और अनआर्म्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वेपन्स के साथ आप इकट्ठे हो रहे हैं, वेपन के साथ इकट्ठा होना अलाउड नहीं है। पीसफुल आपका असेंबली होना चाहिए। और इस पर आपको रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है गवर्नमेंट के थ्रू। किस ग्राउंड पर? सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, अगर आप, और पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी, इन चीज़ों के बिहाफ पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, यानी रोक लगाई जा सकती है। यानी अगर आपकी वजह से देश की इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी पर कोई रिस्क आता है, देश की संप्रभुता और इंटीग्रिटीज़, अगर कोई ऐसा लोग ऐसे असेंबल हो रहे हैं जो एंटी नेशनल हैं, यानी वो कंट्री के खिलाफ ही इकट्ठा हो रहे हैं, तो उसको रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। और ये वाला राइट अलाउड नहीं होता है अगर सेक्शन 44 ऑफ CPC और 141 ऑफ IPC यहाँ पे अगर लगा है। ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और
इंडियन पिनल कोड के अगर ये आर्टिकल्स यहाँ पे सेक्शन लगाए गए हैं तो वहाँ पर आप असेंबल नहीं हो सकते हैं। और अगला जो आपको फ्रीडम ऑफ मिलता है वो है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, यानी आप एक अपना एसोसिएशन बना सकते हैं, लाइक अपना एक टाइप का अपना ग्रुप टाइप का बना सकते हैं। और लेकिन इसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है। अगर आपका एसोसिएशन इंडिया के सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी और पब्लिक ऑर्डर और मॉरलिटी के लिए खतरा है तो उसमें आपको रोका जा सकता है। आपको एसोसिएशन बनाने से यानी अपना एक ग्रुप बनाने से कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन अगर आप इंडिया की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी के लिए रिस्क पैदा करेंगे तो आपको रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। अब अगला जो फ्रीडम मिलता है वो मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट मिलता है, लेकिन इसमें भी रिस्ट्रिक्शन है। आप कहीं भी देश में आ जा सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा, किसी भी स्टेट से हो आप किसी भी स्टेट में जाओ, लेकिन इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक और प्रोटेक्शन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, लेकिन अगर वहाँ के लोगों के इंटरेस्ट में आपका जाना नहीं है, लाइक कोई पॉलिटिशियन है, उसके जाने से पूरे रिस्क है कि वहाँ पे जाके अगर वो उस जगह पे गया तो वहाँ पर भगदड़ मचेगी या किसी भी तरीके से वायलेंस हो सकता है, तो उसे वहाँ पे रोका जा सकता है, उसे रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है क्योंकि वो जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में नहीं है। और अगर शेड्यूल्ड ट्राइब के एरिया में अगर आप जाते हैं तो उनकी लाइफ स्टाइल में फ़र्क पड़ता है, इसलिए भी आपको रोका जा सकता है। जैसे कि अंडमान निकोबार में कई सारे जो ट्राइब्स रहती हैं वहाँ आपको जाना अलाउड नहीं है, वहाँ आप नहीं जा सकते हैं। और भी कई हमारे कंट्री के अंदर ऐसे एरियाज़ हैं। और आपको फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस मिलता है, ठीक है, आप कहीं भी रह सकते हो पूरे कंट्री में, कहीं भी, ये आपको आर्टिकल 19 के अंदर मिलता है। और लेकिन इस पे भी रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट की बात और शेड्यूल्ड ट्राइब के इंटरेस्ट की बात। सेम कंडीशन जैसा मैंने आपको ऊपर बताया कि अगर वहाँ के पब्लिक के इंटरेस्ट में नहीं है आपका वहाँ पे रहना, या फिर वहाँ के शेड्यूल्ड ट्राइब्स को डिस्टर्बेंस होगी आपकी वजह से, तब भी आपको रोका जा सकता है। और आपको एक और इसमें मिलता है आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, यानी आप कोई सा भी प्रोफेशन अपनी चॉइस का कर सकते हैं। आपको जो भी वर्क आपको पसंद है, आपको डॉक्टर बनना है, पुलिस बनना है, आर्मी वगैरह जो भी, लेकिन आपको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक के लिए। यानी अगर आपका काम ऐसा कुछ है जो पब्लिक के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है तो आपको रोका जा सकता है। जैसे कि इमोरल वर्क इसमें इंक्लूड नहीं है, जैसे इससे आपको रोका जा सकता है ट्रैफिकिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन। अगर कोई इंसान ऐसा इलीगल काम करता है और डेंजरस चीज़ों को अगर बेचता है, लाइक ड्रग्स, एक्सप्लोजिव वेपन्स, ये चीज़ को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। तो ये आर्टिकल 19 में आपको मिलते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट एंड रेजिडेंस एंड प्रोफेशन। अब उसके बाद आर्टिकल 20 के बारे में बात करते हैं। ये मिलता है प्रोटेक्शन इन अ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, यानी कि अगर आपको किसी भी क्राइम के लिए अगर आपको कन्विक्ट किया गया तो उससे आपको प्रोटेक्शन देता है। कैसे? इसमें पहला है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी कि कोई ऐसा लॉ जो मतलब कोई ऐसा क्राइम जो उस टाइम पे क्राइम नहीं था जब आपने किया, लेकिन उसके लिए लॉ अभी बना है, लेकिन क्राइम बहुत पहले किया जा चुका है। मतलब ऐसा कोई चीज़ उस टाइम पे वो क्राइम नहीं था लेकिन आज वो क्राइम है, तो उस चीज़ के लिए किसी को नहीं सज़ा दी जा सकती कि तुमने ये इतने साल पहले किया था, अभी क्राइम है। तो पहले की चीज़ें, पहले के एक्शन अभी के लॉ पर नहीं काम करेंगी। और नो डबल जियोपार्डी, इसका मतलब ये होता है कि एक ही पनिशमेंट के लिए आपको दो बार सज़ा नहीं, एक ही क्राइम के लिए आपको दो बार पनिशमेंट नहीं मिल सकता। जैसे कि अगर आपको कोई दो जगह आपका केस चल रहा है, दो कोर्ट में, और आपको इसने भी सज़ा दे दी उसने भी, तो आप ऐसा नहीं कि एक एक करके दोनों को देंगे, आपको एक क्राइम के लिए एक ही सज़ा मिलेगी। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी कि कोई आदमी अगर खुद के खिलाफ गवाही दे देता है या एक्सेप्ट कर लेता है, हाँ मैंने क्राइम किया है, मैंने ये चीज़ किया है, खुद कबूल कर लेता है, तो भी उसको नहीं माना जाता है लॉ की नज़र में। तो ये आर्टिकल 20 कहता है कि किसी की भी खुद का अगर वो खुद को वो करता है कि मैंने ये क्राइम किया है तो नहीं माना जाता है विदाउट प्रूफ।